नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की 1.3। पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें गुणा भाग है नहीं क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सिद्ध करना है। लेकिन सिद्ध करने से पहले एक तो था रटने वाली चीज़, एक होती है समझने वाली चीज़ कि भले सिद्ध हम ना कर पाए किसी चीज़ को, लेकिन कम से कम हमें पता तो होना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कहते किसे हैं। बाद में हम सिद्ध करना भी सीख जाएंगे। तो मैं यहाँ आज परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पढ़ेंगे। मैं कुछ संख्याएं लिख लेता हूँ, जैसे 2, -5, 6/7, 10/15, 9/0, 17, √3, √17/6, √16/7। बहुत सारी संख्याएं। हमें ये बताना है कि इन बहुत सारी संख्याओं में से कौन सी संख्या तो परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। सबसे पहले अगर आपको ये पता होगा कि कौन सी इनमें से परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है, तब हम सिद्ध करने के बारे में सोचेंगे या सीखेंगे। तो जिस भी संख्या के ऊपर आप अंगुली रखो या पेन रखो कि ये बताओ परिमेय है या अपरिमेय है, ये बताओ परिमेय है या अपरिमेय है, ये बताओ परिमेय है या अपरिमेय है, तो ये बताने के लिए आपको 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। जिस भी संख्या के पास वो 4 क्वालिटी होगी वो तो परिमेय होगी, और जिसके पास उन 4 में से अगर एक भी नहीं होगी तो वो अपरिमेय कहलाएगी। सीधी सी बात है। अब वो 4 खास बात क्या होनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले संख्या पूर्णांक होनी चाहिए या बट्टा मान लो, एक ही बात। सबसे पहले संख्या में होना चाहिए बट्टा। सबसे खास बात होनी चाहिए कि उस संख्या के पास बट्टा होना चाहिए। अब हम 2 के बारे में बोलें कि 2 बताओ फिर परिमेय हुई या अपरिमेय हुई, तो आप बोलोगे 2 के पास तो बट्टा है ही नहीं। तो फिर मैं बोलूँगा कि बट्टा 1 तो हम लगा ही सकते हैं कि 2 के अंदर 1 का भाग देंगे, अभी भी संख्या तो वही 2 रहेगी। संख्या का मान थोड़ी चेंज हो गया। जैसे आप अगर 2 लिखो और उसके ऊपर 1 लिखो तो एक तो 2 था और अभी 1/2 हो गया, तो मान चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम बट्टा 1 लगा सकते हैं, तो बट्टा तो आ गया, बट्टा इसके भी आ गया। तो ये भी परिमेय हुई, ये भी परिमेय हुई, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, और ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय और ये भी परिमेय। यानी पहले नियम के अनुसार तो सभी की सभी परिमेय हुई। हम अभी तक छांट नहीं पाए कि कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय। अब हम दूसरा नियम देखेंगे कि जो बट्टे में ऊपर और नीचे संख्याएं थी वो सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। पूर्णांक संख्याएं अभी पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले होती है प्राकृत, जो जाती है 1 से 2, 3 और अनंत। फिर अगर इनमें आप 0 जोड़ दोगे तो अब ये संख्याएं कहलाएगी पूर्ण, और फिर इनके अंदर माइनस की भी जोड़ दोगे तो ये संख्याएं कहलाएगी पूर्णांक। यानी जो भी P और Q का मान होगा, यानी जो भी आपने बट्टा देखा है उसमें ऊपर और नीचे जो भी अंक है वो पूर्णांक होना चाहिए, यानी इन संख्याओं में आना चाहिए। तो यहाँ देखो 2 इनके अंदर आ रहा है, चलो ठीक है। 1 भी आना चाहिए, 1 भी आ रहा है, तब तो ये परिमेय है। फिर इसको देखो -5, हाँ -5 इधर आएगा तो सही पूर्णांक में। 1 आ रहा है, 6 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, 10, 15, 9, 0, 17, 1, √3। ये देखो √3 पूर्णांक में नहीं आ रहा। भले ही बट्टा 1 वाला आ रहा हो, लेकिन दोनों आनी चाहिए, ऊपर और नीचे वाली संख्याएं पूर्णांक में आनी चाहिए। तो ये कट गई, तो एक तो ये कट गया, फिर एक ये कट गया, फिर आप बोलोगे ये भी कट गया। फिर मैं बोलूँगा नहीं 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 नहीं, अभी रूट के अंदर ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है 16, तो ये बाहर आ सकता है। 16 का रूट 4 होता है। और अब देखो क्या 4 पूर्णांक में आता है? आता है। आप बोलोगे रूट से बाहर माइनस में भी तो आ सकती है, तो -4 भी तो पूर्णांक में आएगा। यानी अब ये एक परिमेय संख्या होगी। तो 2 नियम हो गए अभी तक। तो पहला तो बट्टा होना चाहिए, फिर दोनों जो बट्टे में है वो दोनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। तीसरा नियम, बट्टे के अंदर 0 नहीं होना चाहिए। बट्टे के अंदर 0 नहीं होना चाहिए। भले ही 0 एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन ऊपर हो सकता है 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसका रीज़न क्या है? जैसे आप लिखो
2/0। इसका मतलब हो गया कि 2 के अंदर 0 का भाग देना है। अब 0 का पढ़ा एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, अनंत बार ही क्यों ना बोलो, आएगा तो 0 ही। यानी अनंत बार भाग जाने के बाद भी 2 शेषफल बच गए, तो इसका कोई मान अस्तित्व में है ही नहीं। लेकिन आप इसका उल्टा करो, 0 के अंदर 2 का भाग दो, यानी 0 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 2 का पढ़ा 0 बार बोलो, 0 आ गया, यानी 0 बार भाग पूरा पूरा गया। तो ये मान तो ठीक है, इसका मान तो 0 आ रहा है, तो 0 तो होता भी है भाई। जैसे किसी के पास 0 पैसे हो, 0 सेमी की लाइन हो, कुछ भी हो, लेकिन अनंत अनंत तो कोई मान ही नहीं है, यानी बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए। तो फिर से हम वापस चेक करेंगे कि कौन सी हटेगी। ये तो नहीं हटेगी, ये भी नहीं हटेगी, ये भी नहीं हटेगी, ये भी नहीं हटेगी। ये देखो ध्यान से, ऊपर तो 9 है, नीचे 0 है, दोनों पूर्णांक संख्याएं तो है, लेकिन बट्टे में 0 आ गया, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्याएं होने के लिए 1 नियम, 2 नियम, 3 नियम, यानी ये 4 कंडीशन होनी जरूरी है। क्वालिफिकेशन मान सकते हो आप। लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी मदद से हम इनको सिद्ध करना सीखेंगे, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी संख्याएं ऊपर नीचे है, जैसे 2/1, 6/3, 8/7, जो भी है, अभी तक ये तीनों नियम इन तीनों में लगा के देखो। P/Q बट्टा होना चाहिए, बट्टा है, बट्टा है, बट्टा है। पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्णांक है दोनों, पूर्णांक है दोनों, पूर्णांक है दोनों। बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन चौथा नियम क्या बोलेगा कि ऊपर और नीचे संख्याएं कटनी भी नहीं चाहिए। कटने का मतलब उनके पास उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। गुणनखंड का मतलब कि इस 2 को मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, इस 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, और इसको लिख सकता हूँ 3 गुणा 1, 8 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 और 7 गुणा 1। गुणनखंड कर लिया सबका, इसको भी बोलते हैं गुणनखंड करना, अभाज्य गुणनखंड करना। अब देखो ऊपर और नीचे कोई सा भी टुकड़ा सेम नहीं होना चाहिए, यानी उसका कटना नहीं चाहिए। तो यहाँ देखो ये 3 से 3 कट रहा है, यानी ये एक परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ देखो यहाँ 2 है, नहीं कट रहा, इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 से आप कितनी बार काटते जाओ, 1 आते ही जाएंगे, तो 1 को हम नहीं कंसिडर करते, 1 के अलावा होना चाहिए। तो 1 के अलावा यहाँ देखो 3 कट रहा है, तो इसका मतलब दोनों के पास एक ऐसा गुणनखंड है जो उभयनिष्ठ है। 2 वाला गुणनखंड इसके पास भी है, 3 वाला गुणनखंड इसके पास भी है, और 3 वाला गुणनखंड नीचे भी है। तो इसका मतलब दोनों के पास सेम गुणनखंड होने की वजह से हम बोलेंगे कि यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला में, और ये उभयनिष्ठ गुणनखंड इस संख्या को ऐसा नहीं रहने देगा, इसका रूप चेंज कर देगा, यानी ये कट के हो जाएगी 2/1। तो 2/1 तो एक परिमेय है, लेकिन ये एक परिमेय संख्या नहीं है। ये 4 नियम जिस भी संख्या के ऊपर लागू होंगी वो संख्याएं सब परिमेय संख्याएं कहलाएगी, जिस भी संख्या के ऊपर लागू नहीं होगी वो सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। फिर एक बात और है कि जैसे ही आप √3, √2 इनका आप कैलकुलेटर से या कैसे भी, एक मेथड ये भी होता है घनमूल निकालने का, वर्गमूल निकालने का, तो जैसे ही निकालोगे तो इसका मान आएगा 1.732 और ये चलता जाएगा। इसका आएगा 1.414 और ये चलता जाएगा। अब अगर मैं इस √3 को 5 से गुणा करूँ, 5 तो एक साफ सुथरी संख्या है, अगर मैं इस साफ सुथरी संख्या को अपरिमेय, आपको पता चल गया ये एक अपरिमेय है। अगर आप परिमेय संख्या हो, ये परिमेय है क्योंकि बट्टा 1 लग सकता है इसके। परिमेय को अगर अपरिमेय से गुणा करोगे तो जैसे इसको 5 से गुणा करोगे तो ये पॉइंट आप करते आओ, पीछे से गुणा करते आओ, फिर भी एक अनंत ही बड़ी सारी संख्या बनेगी। इसका मतलब जब भी आप अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या को किसी भी परिमेय संख्या से गुणा करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो अपरिमेय ही आएगा। अगर आप इसमें से माइनस करते हो, जैसे मैं ये बहुत बड़ी संख्या है इसमें से 1 माइनस करूं तो 1 से ये तो माइनस हो जाएगा, लेकिन ये बहुत सारा ये तो बच ही जाएगा। तो जैसे ही आप अपरिमेय से माइनस कोई भी परिमेय संख्या करते हो तो भी रिजल्ट अपरिमेय आता है। जोड़ दो, इसमें आप 5 जोड़ दो, 5 इसमें जुड़ेगा, ये बहुत सारे हैं इनमें तो जुड़ेगा नहीं, ये तो ऐसे कैसे आ जाएंगे, फिर भी अपरिमेय। अगर आप माइनस करो, गुणा करो, भाग करो, जैसे मैं यहाँ लिखा हुआ है 3 और इसके अंदर भाग दे रहा हूँ 7 का, ये 5 का, तो ये तो वैसे ही एक अपरिमेय संख्या होगी, इसको देखना ही नहीं है क्योंकि बट्टा में ऊपर आ गया, जो ये पूर्णांक संख्या नहीं है, इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि इन चारों नियमों में से जहाँ भी ये फेल्ड हो जाए वहीं हमें बता देंगे कि ये भाई साहब इस नियम को फॉलो नहीं कर रही और ये एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ
कि √5 को हमें एक अपरिमेय संख्या दिखाना है, ठीक है। हम नियम लगाएंगे। पहला नियम क्या बोलता है कि बट्टे में होनी चाहिए, लो भाई साहब बट्टा है, इसका मतलब ये तो परमेय है। फिर दूसरा नियम बोलेगा पूर्णांक होनी चाहिए दोनों के दोनों, ये ले, यही दूसरा नियम ही इसमें तो फेल्ड हो गया कि ये देखो ये एक है जो पूर्णांक है, √5 पूर्णांक में नहीं आता, इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या कन्फर्म है। तीसरा नियम बोलता है बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है बाबा। फिर बोलेगा कटनी नहीं चाहिए, नहीं कट रही, लेकिन ये 3 नियम तो लग रहे हैं लेकिन ये अकेला नियम नहीं लग रहा, तो इस वजह से ये एक अपरिमेय संख्या हो गई, कन्फर्म है। अब सिद्ध करना सीखेंगे। हमें पहले ही पता चल गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, चारों नियम लागू होने चाहिए, 4 में से अगर एक भी मिस हुआ तो फिर वो अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अब हम सिद्ध करना सीखेंगे। हम मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो फिर ये P/Q के रूप में होगी, यानी बट्टे के रूप में होगी। हम मान लेते हैं कि ये परिमेय है, ये तो हम जानते ही ये परिमेय है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पर्सन वाले को बोलेंगे कि माना ये आप बोल रहे हो कि अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय ही है, हम सिद्ध ये कर रहे हैं, अब उल्टा ही कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ या फिर इनको पक्षांतर करूँ तो Q तो इधर गुणा होगा और P इधर का इधर आ जाएगा, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ Q√5 बराबर P। मुझे ये रूट हटाना है, तो रूट हटाने की सीधी सी ट्रिक होती है कि स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर जैसे ही आप इस घर का करोगे तो फिर इस घर का भी करना पड़ेगा, यानी ताकड़ी में वजन बराबर होना चाहिए दोनों साइड, जो काम इधर करो वही काम इधर करना चाहिए। तो फिर ये Q का स्क्वायर तो हो गया Q², और √5 का रूट हट जाता है तो ये बच गया 5, क्योंकि जैसे √5 का स्क्वायर करोगे 2 बार लिखना, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना, तो रूट की संख्या रूट से गुणा होती है, तो ये हो गया 25 और 25 बाहर निकल के आ गया 5 के रूप में, और इधर आ गया P²। ये समीकरण देखने में मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो P² आया है ये कहीं ना कहीं 5 से गुणा होने के बाद आया है, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ रहा होगा। जैसे Q² की जगह मैं मान लेता हूँ कि ये कोई 16 रहा होगा, कि 4 का स्क्वायर रहा होगा, और 16 को जैसे ही मैं 5 से गुणा करूँगा तो ये 16 पूर्ण 80 हो गया, यानी जैसे ही ये P² का मान 80 बताऊँगा तो इस 80 में 5 का भाग तो लगेगा, कन्फर्म लगेगा, क्योंकि ये गुणा भी तो 5 से ही होके आया है। तो मैं बोलूँगा कि P² के अंदर 5 का भाग कन्फर्म लगेगा। फिर मैं बोलूँगा अगर P² में 5 का भाग जा रहा है तो फिर P में भी जाएगा। जैसे P² की जगह मैं मानूँ 25 हो सकता है, 625 हो सकता है, क्योंकि ये किसी ना किसी का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है। अगर इनके स्क्वायर के अंदर 5 का भाग लगा है तो फिर इनके जो रूट निकालोगे, इसका 5 और इसका 25, उसमें भी 5 का भाग जाएगा। तो मैं बोलूँगा P के अंदर भी 5 का भाग पूरा जाएगा, यानी मैं अगर यहाँ देने की कोशिश करूँ P के अंदर 5 का भाग दूँ, माना ये Q बार गया या फिर ये A बार गया, क्योंकि Q तो पहले ले लिया, ये A बार गया, और हमें पता है पूरा जाएगा तो P आएगा, और लास्ट में शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब मुझे वापस ये P लाना है, तो यूक्लिड जी ने क्या बताया था कि इन दोनों को गुणा करो और ये जोड़ दो, यानी मैं P वापस लाना हो तो 5 को गुणा करूँगा A से, शेषफल 0 जोड़ूंगा, उसका कोई मतलब रहेगा नहीं, यानी मैं P की जगह क्या लिख सकता हूँ, 5A लिख सकता हूँ। तो यहाँ आ जाओ वापस इसी इक्वेशन में, जहाँ Q लिखा हुआ है उसको तो Q का Q रहने दो, 5 का 5 रहने दो, और ये जो P लिखा हुआ है उस P की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 5A², 5A लिख दिया, और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ तो मैं इसके भी स्क्वायर कर दूंगा, यानी P की जगह मैंने 5A लिख लिया। अब जैसे ही मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये हो गया 25A², और इधर हो गया Q² गुणा 5। क्या 5 इधर बट्टे में जा सकता है? हाँ, आप बोलोगे जा सकता है, और 5 से 5 कट गया, 5 आ गया, यानी Q² बराबर 5 और A²। यहाँ फिर से मुझे देखने को मिल रहा है कि जैसे ही Q² आया है तो ये कहीं ना कहीं 5 से गुणा होने के बाद ही आया है, तो 5 से गुणा होने से आया तो फिर इसके अंदर 5 का भाग भी पूरा जाएगा। तो जैसे Q² में 5 का भाग जाएगा तो फिर Q में भी 5 का भाग जाएगा। अब यहाँ देखो, हमने पहले देखा कि P के अंदर भी 5 का भाग पूरा जा रहा है और Q के अंदर भी 5 का भाग पूरा जा रहा है,
यानी पी के अंदर भी भाग 5 का जा रहा है, क्यू के अंदर भी भाग 5 का जा रहा है। हमने पिछली बार देखा था कि ये 6/3 था, हमने देखा यहाँ 3 का भाग जा रहा है और यहाँ भी 3 का भाग जा रहा है, तो हमने इसको माना था अपरिमेय संख्या। यहाँ भी हमारे पास वही कंडीशन हुई कि 5 हमें एक ऐसा अंक मिला जिसका भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, यानी इन पी और क्यू का एक 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया। और उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलते ही हम चौथे नियम के अनुसार क्या बोलेंगे कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। फिर हम यहाँ बोलेंगे कि यहाँ हमारी स्थिति, हमने इसको परिमेय संख्या माना था लेकिन फिर भी यहाँ एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होगी, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब जैसे √5 को आपने अपरिमेय संख्या सिद्ध किया है, वैसे √3, √7 ये सेम होगी। जैसे √3 को दिखाना तो √3 को भी हम क्या मान लेंगे, p/q, इसको इधर करेंगे, सेम ऐसा का ऐसा करेंगे और ऐसे ही इन सबको सिद्ध करते जाएंगे। जैसे अभी जैसे √2 आ गया तो हम पहले अलग से दिखा देंगे कि √2 भी एक अपरिमेय संख्या होती है, और फिर अपरिमेय संख्या का किसी भी परिमेय संख्या में भाग देते हैं तो ये भी एक अपरिमेय संख्या ही होती है। जैसे √5 को सिद्ध किया है वैसे ही √2, √3, √7 सबको सिद्ध करेंगे। थैंक यू।